So this is a compilation video of yesterday's and today's current affairs. आज का सबसे पहला टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंस एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड कि इशू क्या है कि इंडिया सीक कर रहा है टू स्प्रूज अप द मैकेनिज्म फॉर एक्सेसिंग क्लाइमेट फाइनेंस. So here there is a talk of new platform or mechanism also where India and a group of basically developing nations जिसमें ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, ये लोग क्या कर रहे हैं दैट दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू कंट्री प्लेटफॉर्म टू हेल्प टैप द ग्रीन क्लाइमेट फंड रिसोर्सेज. नीड क्या है इस प्लेटफॉर्म की दैट GCF फेसेस क्रिटिसिज्म फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज फॉर इट्स कॉम्प्लेक्स डिसबर्समेंट प्रोसीजर. यानी कि जो डिसबर्समेंट प्रोसीजर है, फंड देने का, फंड ट्रांसफ़र करने का जो प्रोसीजर है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी डिफ़िकल्ट है. इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स and there is a lack of technical support also in case of technical failure. So again criticism है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को GCF की कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स और टेक्निकल सपोर्ट की कमी से प्रॉब्लम होती है. GCF के गोल के बारे में अगर बात करें तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्लाइमेट फंड है और इसका एम है क्लीन एनर्जी एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करना. क्लीन एनर्जी अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करना, ये रोल है GCF का. तो अगर हम न्यू प्लेटफॉर्म या न्यू प्लान के बारे में बात करें तो फंड्स को अडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स में बराबरी से यानी इवनली स्प्लिट डिवाइड करना है. ये एक कहीं ना कहीं इनका न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू ऑब्जेक्टिव है कि क्योंकि फंड्स अगर इवनली स्प्लिट होंगे, डिवाइडेड होंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रिसोर्सेज मिलेंगी टू डेवलप ग्रीन एनर्जी. सो ये भी इंश्योर करना है कि देयर शुड बी एन इवन स्प्लिट बिटवीन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़. अब अडेप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ में क्या अंतर है और कौन कौन सी ग्रीन एक्टिविटीज़ इन दोनों के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है. ये UPSC का पॉइंट ऑफ व्यू है. अब DPDP रूल्स यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के बारे में अगर हम बात करें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 अब एक्टिव हो गए हैं फॉलोइंग द DPDP एक्ट 2023. की क्रिटिसिज्म या इशू क्या बताया जा रहा है कि बेसिकली क्रिटिक्स का ये कहना है कि ये जो रूल है बेसिकली दिस इज़ नॉट इन consonance with the RTI rules. RTI रूल्स को ये कमज़ोर कर रहा है. इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? अब पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर सकते हैं कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट को, जिससे अकाउंटेबिलिटी कम हो जाए होने का डर है. टाइमलाइन क्या है? पूरा इम्प्लीमेंटेशन अब 2027 तक डिले हो गया है. So if we talk about the DPDP Act and rules, this mandates personal data to be processed lawfully, fairly and transparently, requires consent, protects citizens' rights and ensures accountability of data fiduciaries. DPDP Act क्या है इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत समझाया है, बट थोड़ा सा आप कंसेप्चुअल बेसिस पे इस पर स्टडी कर लीजिएगा बिकॉज ये इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है प्रेसिजन मेडिसिन एंड बायोथेरेपेटिक्स. अब अगर हम इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करें तो ये ट्रीटमेंट का नया तरीका है बेसिकली, जिसमें इलाज पेशेंट के जीन्स और इन्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जाता है. बायोथेरेपेटिक्स जिसमें सेल और जीन थेरेपीज़ डेवलप होती हैं जो हर इंडिविजुअल के लिए कस्टमाइज्ड होता है. ये है आपका प्रेसिजन बायोथेरेपेटिक्स में. Focuses on developing therapeutic products like cell and gene therapies customized for individuals. यही मैं आपको समझा रही थी. ग्लोबल मार्केट शेपिंग की अगर हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इंडिया इसका हब बन रहा है काफ़ी तेज़ी से. इंडिया का गोल क्या है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो 2027 के गोल के हिसाब से अगर हम बात करें तो
बेसिकली इंडिया का टारगेट है कि 2027 तक बायो इकोनॉमी में $100 बिलियन रेवेन्यू अचीव करना, ये इंडिया का टारगेट है। इसका एडवांटेज क्या होगा कि इंडिया के पास काफ़ी टैलेंट है, काफ़ी टैलेंट अच्छा है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक है, तो उसके साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी है। सो दिस कैन बी वेरी एडवांटेजेस फॉर इट। अब इसमें एग्जांपल दिया है नेशनल बायोफार्मा मिशन। नेशनल बायोफार्मा मिशन के ऊपर आप रिसर्च कर लीजिएगा। चैलेंजेस क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नीड फॉर स्किल्ड लेबर, डेटा साइंटिस्ट, जेनेटिक्स, एथिकल एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस, ये मेन जो हैं आपके चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। स्टेटस की अगर हम बात करें, दिल्ली इज़ एयर क्वालिटी इज़ विकेट प्रॉब्लम रिक्वायरिंग बोल्ड सोल्यूशंस, नॉट जस्ट सीजनल और सिंपल मेजर्स। कॉजेज़ मल्टीफेसेटेड है, इसके कई कारण उभर के आते हैं, जैसे कि जोग्राफी, मौसम, इंडस्ट्रियल और गाड़ियों का धुआं यानी पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल एंड आपका व्हीकुलर पोल्यूशन है, और साथ में वेस्ट मैनेजमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी है, काफ़ी ज़्यादा कमी। एंड होते हुए भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। दैट इज़ वाई आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रह कर आई हूँ, मैं वहाँ पर, और मुझे लिटरली ड्यू टू पोल्यूशन आई वॉज फेसिंग सो मच हेल्थ इश्यूज़ कि मुझे वहाँ से कोर्स कंप्लीट होते ही मुझे वापस आना पड़ा। मैं कोचिंग कर रही थी एंड वहाँ से मुझे कोर्स कंप्लीट होते ही मैं 1.5 साल के अंदर अंदर वहाँ से भागी हूँ जैसे तैसे, बिकॉज़ वहाँ का इन्वायरमेंट इतना गंदा है कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग इन्वायरमेंट है। आई यूज़ टू गेट ऑफन आई इरिटेशन प्रॉब्लम, ड्राई आइज़ की प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे काफ़ी ज़्यादा। स्पेसिफिकली ये जो आपका दिवाली का सीज़न आता है उसमें तो और ज़्यादा ऐसा लगता था कि चोक हो रहा है आपका गला पूरा। उसके साथ साथ और भी कई ज़्यादा दिक्कतें होती थी, जैसे आई एम एलर्जिक टू डस्ट, आई एम एलर्जिक टू SPM, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सर्दी जुकाम होता रहता था, फीवर भी आ जाता था उसी में। तो मुझे ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई है और मैंने जैसे तैसे 1.5 साल निकाला है ना, उसके बाद फिर मैं वहाँ से भागी हूँ। कॉजेज़ मैंने आपको बता दिया है। हेल्थ इम्पैक्ट इसका क्या पड़ता है? डेफिनेटली एयर पोल्यूशन से प्री टर्म डेथ तो होती है, बहुत जल्दी डेथ हो जाती है। प्री मेच्योर मॉर्टेलिटी होती है। So India's death rate attributed to air pollution is around 1.38%. High exposure is linked to respiratory और cardiovascular diseases, जैसे कि मैंने बताया। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? पोल्यूशन तो हर सिटीज़ में होता है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर इतने ज़्यादा मकान हैं कि उस पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने के लिए ग्रीनरी नहीं है। इफ़ेक्टिव ग्रीनरी अगर होती, लाइक आई लिव इन लखनऊ, वहाँ पर फिर भी लोग अपने आसपास घर में पौधे, आपको मतलब ग्रीनरी दिख जाएगी। इवनली वी हैव ग्रीनरी इन आर हाउस, हमने गार्डन पूरा मेंटेन कर रखा है, उसमें काफ़ी सारे पेड़ हैं, काफ़ी पौधे हैं। तो कहीं ना कहीं ग्रीनरी जब मेंटेन रहती है तो दैट कॉजेज़ अ वेरी गुड इफेक्ट ओवर द इन्वायरमेंट। एंड इवनली अब तो ये जो कुकरेल जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, जिसमें दे वांट टू डेवलप एन एम्बैंकमेंट, सौमित्र वन करके, यूपी गवर्नमेंट द्वारा, तो उसकी वजह से और ज़्यादा हरियाली हो गई है। वहाँ पर काफ़ी सारे पेड़ तेज़ी से, जो इंक्रोचमेंट्स थे, इलीगल इंक्रोचमेंट्स थे, उनको हटाया गया बुलडोज़र एक्शन से। एंड उसके बाद फिर वहाँ पर एक वन टाइप का सौमित्र वन, या यूँ कह लीजिए पार्क टाइप का, वहाँ पर पूरा क्रिएट किया गया अक्रॉस दी कुकरेल ब्रिज। सो दिस इज़ वेरी गुड। कहीं ना कहीं ये ग्रीन सोल्यूशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी इससे बढ़ती है किसी भी कंट्री की। सो अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, यानी कि जो सोल्यूशंस हैं, तो को गवर्नेंस requires coordination between Delhi, the center and the neighboring states. Example for stubble burn. अब पंजाब में जो स्टबल बर्निंग हो रही है, उसके लिए वहाँ की गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी रखनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपका behavioral changes, shift in public perception. It's not just a Delhi problem and individual choices. Example, opting for public transport. Technology, use of data for real-time monitoring and modeling, implementing advanced technologies like electric vehicles, cleaner industrial processes, etc.
आई हैव सीन वॉट द मेजर प्रॉब्लम लाइज ओवर देयर. वहाँ पर सी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, मैंने जो कि देखा है 80% पॉपुलेशन ट्रैवल्स फ्रॉम मेट्रो. सो ट्रांसपोर्टेशन की तो वहाँ कोई प्रॉब्लम, वहाँ पर लोग ऑफनली कैब बुक करते हैं, वहाँ पर लोग ऑफनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. सो आई वुड नॉट से कि पब्लिक अपने खुद की कार, बिकॉज दिल्ली में सी इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरी वन कैन कैरी अ कार. इट्स नॉट दैट स्पेशियस. तो आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेंसिव है, बट इट्स नॉट दैट स्पेशियस. और हर बहुत से लोग वहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, और स्टूडेंट्स भी वहाँ पर काफ़ी हैं, तो उनको कार की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल मैक्सिमम होता है, क्योंकि हम सब ने देखा है मेट्रो कितनी भरी रहती है. सो आई थिंक मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करती है. मेजर प्रॉब्लम वहाँ पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एज फार एज आई हैव एनालाइज्ड. और दूसरा जो प्रॉब्लम है कि इन पोल्यूशंस को सोखने के लिए इफ़ेक्टिव ग्रीनरी नहीं है वहाँ पर. अगर वहाँ के एम्बैंकमेंट्स डेवलप हो जाए, लेट्स होप फ्रॉम द प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वहाँ पर अभी रूल कर रही है, कि वहाँ पर कुछ ग्रीन डेवलपमेंट्स हों जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे वहाँ के लोगों के लिए. आई वॉज लिविंग इन ओल्ड राजेंद्र नगर, ORN में, और वहाँ पर मेरा PG रहा करता था, और मैं वहीं से कोचिंग जाती थी आती थी. सो देयर वॉज एन एरिया, एक फेमस क्रिकेटर है राहुल सहवाग, उनका घर वहाँ पर था. सो वॉट आई फेल्ट दैट देर आर मेजर टेम्परेचर चेंजेस, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी. सो देर आर मेजर ह्यूज टेम्परेचर चेंजेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ दिल्ली. नेक्स्ट टॉपिक है आपका सोशल जस्टिस एंड लीगल रिफॉर्म्स. एंटी रेप लॉज के बारे में बात की गई है, वेग प्रोविजंस. वाई दे आर सेइंग दैट दीज आर वेग प्रोविजंस, लेट्स सी. इशू क्या है? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, example the Mathura rape case, and subsequent legal reforms, the Criminal Law Amendment Act 2013 highlighted issues like the need for a wider definition of rape and removal of consent requirement if the victim was under 16. So focus क्या है? Need to address the systematic changes faced by the victims, example hostile police or judicial environment, and ensure the law is not diluted by patriarchal values. पॉक्सो एक्ट, जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में बात की गई है. द पेटिशन सीक्स जेंडर न्यूट्रलिटी इन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस, एक्ट 2012. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द करंट लॉ, सेक्शन 5 and 6, aggravated sexual assault currently only recognize a male offender and a female or child victim. Argument for neutrality, proponents argue that offences against children should be based on gravity of the crime and not the gender of the perpetrator of the victim, aligning with the constitutional equality. So they are basically asking for gender neutrality of the POCSO Act. मतलब ये सिर्फ फीमेल सेंट्रिक ही नहीं होना चाहिए, मेल सेंट्रिक भी होना चाहिए, क्योंकि मेल्स के साथ भी काफ़ी सेक्सुअल ऑफेंसेस हो जाते हैं. जियोपॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे लाइक दी सेनकाकू और दयाऊ आइलैंड्स. ये सेंकाकू या दयाऊ आइलैंड्स जो है, इनकी जो जोग्राफिकल लोकेशंस आपको मालूम होनी चाहिए. मैप पे आप देख लीजिएगा. उसके अलावा फिजिकली जो है वहाँ पर फिजिकल जोग्राफी की जो स्टडी है, नॉट फिजिकल जोग्राफी की जो स्टडी है विद दैट कि वहाँ पर क्या रिवर्स हैं, क्या फिजिकल फीचर्स है लाइक माउंटेन्स, प्लेटोज, ये सब इंपॉर्टेंट है. डिस्प्यूटेड टेरिटरी की अगर मैं बात करूँ तो सेंकाकू आइलैंड्स जापान और दयाऊ आइलैंड्स चाइना. यानी जापान जो है सेंकाकू आइलैंड्स कहता है, और चाइना के हिसाब से दयाऊ आइलैंड्स उस आइलैंड का नाम है. आर एडमिनिस्टर्ड बाय जापान बट क्लेम्ड बाय चाइना एंड ताइवान. सो रिसेंट इवेंट क्या हुआ है दैट अ चाइना कोस्ट गार्ड शिप सेल्ड थ्रू द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ आइलैंड्स एज राइट इन्फोर्समेंट पैट्रोल. कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें, टेंशन्स इंटेंसिफाइड following a comment by Japan's Prime Minister's aide regarding a hypothetical Chinese attack on democratically ruled Taiwan.
Now, if we talk about the significance, this highlights the ongoing maritime territorial disputes in the East China Sea, a major flashpoint in the Asia. अब ऑल ओवर द टॉपिक अगर हम प्रॉबेबल क्वेश्चंस की बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सबसे पहला ऐसे आ सकता है, डिस्कस द मल्टीफेसिटेड कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड द नीड फॉर को गवर्नेंस मॉडल टू एड्रेस द विकेट प्रॉब्लम्स. सी यहाँ पे मेजरली ये पूछ सकते हैं आपसे इनडायरेक्टली. सी दिस क्वेश्चंस विल नॉट कम डायरेक्टली. आई एम सेइंग यूपीएससी कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के पूछेगा, तो आपसे ये पूछ सकता है कि इनडायरेक्टली दे कैन आस्क फॉर सोल्यूशंस. सो दूसरा, क्योंकि इतने सीधे तरीके से तो यूपीएससी नहीं पूछने वाला. दूसरा ऐसे आ सकता है, द ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर द Senkaku or Diaoyu Islands in the East China Sea is a major flashpoint, analyze its implication for regional security and the relationship between China and Japan. जीएस पेपर 2 के बारे में अगर हम बात करें, पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस या आईआर, तो डीपीटीपी एक्ट पे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एनालाइज द रैशनल बिहाइंड द डिमांड फॉर जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस इन द पॉक्सो एक्ट. सी जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस से रिलेटेड आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे में भी आ सकता है, नॉट ओनली दिस. और ये भी पूछ सकते हैं कि इस तरीके से अभी जो प्रिवेलिंग लॉ है, करंट लॉ है, दैट विल नॉट इंश्योर जस्टिस फॉर ऑल चिल्ड्रन. डेवलपिंग कंट्रीज आर सीकिंग स्प्रूज अप मैकेनिज्म, जो जीसीएफ फंड से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन है, आ जाएगा ऐसे. देन आपका जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट से प्रिसिजन मेडिसिन जो है, एग्जामिन द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया टू इमर्ज एज अ ग्लोबल हब फॉर प्रिसिजन बायोथेरेपेटिक्स. इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, दिस इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ये आ सकता है, व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ यूनेस्कोज न्यू गाइडलाइंस फॉर द यूज़ ऑफ न्यूरो टेक्नोलॉजी. Discuss the challenges posed by the intersection of neurotechnology and artificial intelligence. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.